नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। 7वीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है, गो कि हिमाचल प्रदेश में वो पोजीशन उनकी मजबूत नहीं है और कांग्रेस आगे जा रही है। आप क्या देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डिस्टर्ब है, और मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जुबैर अयाद साहब और बाकी लोगों ने जो है वो कहा जी कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया जो है वो हमें रिलक्टेंट है, हम हमारी एग्जिस्टेंस को मसाइल है और ये वो। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और यही जो 75 साल से एक ही माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में जो खड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है सर? चीमा साहब, मैं क्योंकि बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में काफी अरसे से शुरू से ये कहता था कि जमहूरियत जो है, असल असल जमहूरियत जो है वो एक फिक्शन बन के रह चुकी है। अगर कहा जाए तो मैं इसको डिफाइन करता था, इट्स अ रिच मैन्स क्लब, कि सिर्फ अमीर लोगों का शुगल है जमहूरियत इस वक्त। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गए इलेक्शन। देखिए ये उनका और दूसरा, देखिए ये तो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे भी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर वन। एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, किस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के फ्लॉज है। ये जमहूरियत इज दिस इज हाउ इट वर्क्स when the politics goes into the pockets of the rich people, और फिर दोनों यारी दोस्ती में मिलके जो एक गैंग बनाते हैं, this is absolutely a best example of it। इसमें नुकसान किस चीज का है? आम वोटर का नुकसान है, इसमें नुकसान जमहूरियत का नुकसान है। दूसरा, उनका इंटरनल मैटर है, regardless how they do, how I become relevant, how you become more relevant। उसमें ये चीज होती है कि जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माय वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। मैं इसको सीरियसली कंडेम 3 चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी, जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं। और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever। तो ये उसमें दिस इज व्हाट इज द गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। और उसमें
अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 जबानें बोली जाती हैं, इतने ज्यादा उसमें कल्चर हैं डिफरेंट। अब ये पता नहीं, अब मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता कि अगर उनके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि हर चीज शुरू होती है अडानी से और अंबानी से और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चाहे केरला के अंदर सी पोर्ट बनानी हो उन्होंने, तो वो भी अडानी अंबानी करते हैं। एनडीटीवी को भी खरीदना हो तो वही करते हैं। इसराइल के अंदर किसी ने पोर्ट खरीदी है तो अडानी अंबानी ने खरीदनी है। तो ये उनका इंटरनल इश्यूज है। द पीपल फ्रॉम लिविंग इन इंडिया कैन टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल। लेकिन ये कि मैं अब जमहूरियत के बारे में क्या कहूँ, अमेरिका में जहां से मैं बोल रहा हूँ, जहां पे एक 400 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, जब वहीं पे जमहूरियत काम नहीं कर रही, तो इंडिया में तो रेट ऑफ लिटरेसी इज सो पुअर और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेल्थ इज नॉट गुड एट द सेम टाइम। अब उसके बाद मैं आप बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात क्या है। एक आई ओपनिंग आर्टिकल डॉन ने छापा है जिसमें डार साहब की वीक पोजीशन को या उनकी इज़्तिराबी को, बेचैनी को उस पे खुल के सामने आया है। जिस तरह वो बार बार पहले बयान देते रहे कि पाकिस्तान इज नॉट इवन देन क्लोज बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर उनकी हालत जो है, उनकी जो डिप्रेशन है वो नजर आता है। डॉन के आर्टिकल में उसने सारा कुछ खोल के सामने रख दिया है कि देर उनके फॉरेन रिजर्व्स आर टचिंग 6.5 बिलियन, और अगले जनवरी मार्च तक दे विल बी अ बिग फाइनेंशियल क्रंच। or where he's in desperate situation, he immediately he's begging the Saudi ambassador and Saudi government for $3 billion. और हमारा जो मेडन ट्रिप होगा हमारे आर्मी चीफ का टू सऊदी अरेबिया is sad to say that it will be a begging trip. बिल्कुल सही कह रहे हैं। So $3 billion जिस तरीके से उनको चाहिए, इस पे फिर दोबारा मेरा सवाल ये शुरू होता है, फिर दोबारा जितना पैसा सैलाब के लिए बाहर से गया, किसी ने आज तक उसका जवाब दिया है? किसी ने कोई कोशिश नहीं की, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि ये अब अंडरस्टूड समझा जाता है कि बाहर से पैसा आए तो वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए, सीधा लंदन चला जाना चाहिए। जिन डैम्स के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो प्रोग्राम बनाया था और उन्होंने कहा था आई डैम बनाए, वो पैसा कहां है? आज तक किसी ने जरूरत नहीं की, ना पूछने की ना बताने की। तो ये पैसा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त पैसा एक साइड से आता है, दूसरी साइड से निकल जाता है, और कोई जो लोग इस वक्त जो अहले इक्तदार हैं ना, वो इंटरेस्टेड है इस चीज में, क्योंकि उनके सबके बच्चे फॉरेन सिटीजन, और ये 3 बिलियन भी आना है, पता नहीं कहां जाना है। डार साहब पता नहीं खाली बैग लेकर आए हैं लंदन से, क्या पता है उनका। बच्चे उनके बाहर हैं सारे, उनके दामाद सारे बाहर हैं, सारा कुछ स्टेक्स सारे बाहर है। पता नहीं फिर इसका ये किस साइड पे जाएगा। आईएमएफ से भी 1.2 बिलियन डॉलर वो मांग रहे हैं कि हमें दें। वो 9th रिव्यू के लिए आ नहीं रहे हैं, उनके अपने कंसर्न है। यहाँ पे क्रिसमस है, हॉलीडेज हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी कई शॉपिंग की जो चीजें हैं लंदन की, हमारी जो लिस्ट है वो खाली पड़ी है, हमने किस तरह हेरल्ड से शॉपिंग किस तरह करनी है। आप आईएमएफ को ये नहीं पता, वो अपनी छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारी छुट्टियों का क्या बनेगा। लेकिन ये कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त, सबसे बड़ी न्यूज ये है कि बाबा शफीक आ गया बाहर, जना सुपर में घड़ी वाला। और मैं हैरान हूं, मैं इस सोचने पे मजबूर हो चुका हूं कि आज हमारी मैडम पीरनी और बुखारी साहब की जो जुल्फी बुखारी की वीडियो निकली है, ये आज न्यूज है सबसे बड़ी। उनको किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि कंट्री की इकोनॉमिक। अब मैं आई एम सॉरी, एक चीज मैं भूल चुका हूं जो इससे भी ज्यादा वरीसम है। चीमा साहब, 417 कंटेनर इस वक्त पड़े हैं कराची सी पोर्ट के ऊपर, 417 कंटेनर्स। उसके बारे में जो एक मोहम्मद शहजाद शेख है, एक ऑर्गेनाइजेशन है PFVA, जो कमोडिटीज को इंपोर्ट करते हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है डॉन के अंदर कि 417 कंटेनर्स जिनके अंदर प्याज, लहसुन और इस तरह की चीजें हैं पेरिशेबल, जो खराब होने वाली है, वर्थ $5.4 मिलियन, और एलसीज नहीं खुल रही। लेकिन आप किसी टीवी चैनल पर किसी एंकर के मुंह से ये खबर नहीं सुनेंगे। दुख की बात। हमारे अमीरुल मोमिनीन जो हैं, वो कास्त्रो साहब के ऊपर अपसेट है कि आपने हल्फ क्यों ले लिया है।
वो इस चीज पे कंसर्न नहीं है कि एलसीज नहीं खुल रही। बल्कि यहाँ पे मैं एक और मजे की बात बता रहा हूँ, आपकी जो पीटीआई के इस वक्त जो इंक्लूडिंग टीयर 1 टीयर 2 प्लस लौंडे लपाड़े, ये चाहते हैं कि बाहर से पैसा ना आए। तो अगर बाहर से पैसा रिलीफ आया तो कहीं पेट्रोल सस्ता ना हो जाए, कहीं डॉलर नीचे ना आ जाए, तो फिर हमारा मैंडेट क्या बनेगा? जब आधी कौम ये चाहती हो कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, तबाह हो, ताकि हमारे पास जवाज आए गवर्नमेंट में आने का, फिर हम आके खाबे खाएं, तो फिर आप तरक्की किस तरह कर पाएंगे? आपके रास्ते बंद है इस वक्त, क्योंकि आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं। बिल्कुल कान, कोई मर्द इस वक्त मर्दे मोमन, कोई वाहिद शख्स जो हो जिसको कंसर्न हो पाकिस्तान की इकॉनमी है, मेरी समझ से बाहर है। बल्कि मीडिया भी नहीं उसको कवर कर रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, मीडिया भी कवर नहीं कर रहा कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं नीचे जा रहे हैं, एलसीज नहीं खुल रही। और बल्कि एक और बात, ये तो मैंने आपको बताया 417 कंटेनर तो कराची पड़े हैं। आपकी अद्वियात बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करने के लिए एलसीज नहीं खुल रही। तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी क्या डायरेक्शन क्या है, हमारी क्या डायरेक्शन? मेरा और दूसरा और सबसे बड़ी बात ये देखें, ब्लंडर पे ब्लंडर, ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की है, पिछले दिनों असद मजीद साहब को अपॉइंट कर दिया गया। असद मजीद साहब से अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट शेक हैंड करने से भी डरेगा। और यार ये तो साइफर वाला है फॉरेन सेक्रेटरी, वो तो जिधर जाते होंगे एम्बेसडर कहते होंगे सही कह रहे हैं। कोई पता नहीं अकल इनकी खत्म है, कोई पता नहीं ये चाहते क्या है इस मुल्क के साथ। मैं तो कहता हूं ये लोगों को इन्होंने हार्ट अटैक कराने एंग्जाइटी के साथ, एक दिहाड़े जेड़ा कटाकटी करना कट के परा कर, लंदन वाले लंदन जान, टोरंटो वाले टोरंटो चल जान, जेड़ा उत्थे बाल बच्चा है उत्थे मरन कुटन। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी न्यूज एक और मैंने आज पढ़ी कि 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो रैकेट तोड़े हैं भारत में फॉरेन रेमिटेंस के, $100 बिलियन इन अ ईयर, $100 बिलियन। और जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, वजह क्या है? आपकी जितना यहां से बंदा बाहर जा रहा है, अनपढ़ जा रहा है, अनपढ़ जा रहा है, और ज्यादा सऊदी अरब जा रहा है ब्लॉक उठाने के लिए। ग्रीस और यूनान जो जा रहे हैं बच्चे, वो पैदल जा रहे हैं, अनपढ़ ने भी। सिर्फ उसकी रीजन उन्होंने ये बताई है कि हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग टू द रिच कंट्रीज लाइक यूके, लाइक यूएसए, टोरंटो, एंड देयर पे स्केल्स इज वेरी हाई। तो उसमें एक साइड पे देखें और हमारे जैसा बंदा बात करे कि उनसे कुछ सीख ही लो, तो फिर कहते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं और वो ये है कि आप अक्सर एलीट की बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बात की है जो बड़ी, मैं चाहता हूं आप इस पे बात भी करें, और क्योंकि ये इकोनॉमी का है और आप इस पे बड़ी बात कर चुके हैं, और वो ये है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे, उन्होंने कहा बेसिकली कि जो हमारे मुल्क में तरक्की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो एलीट है उसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि अब ये मुल्क जो है इकोनॉमिकली ग्रो करे। उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान में गुर्बत कम करनी है तो एलीट के दरमियान एक नई बारगेन होनी चाहिए, एलीट के दरमियान, वरना ये जो मॉडल है इस मॉडल में आप तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि एलीट ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमिक मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन्स जो है वो ले चुकी है। सो ये तारड़ साहब आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर, और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो सर्व करती हैं ना, बड़े लोगों को सर्व करती हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये एलीट का रौला है। जैसे अब बात करते हैं, आपने भी ये कहा है कि 5000 बंदा पाकिस्तान में आगे अगे पीछे हो जाते सारा मसला ठीक हो जाता है, तो ये तो वो कह रहे हैं कि एलीट की बारगेन होनी चाहिए ताकि गरीब का भी फायदा हो और हमारी आबादी जो तारड़ साहब हम जिसको डिस्कस